समकालीन का मतलब 2nd सेंचुरी बीसी की बात है दोनों रचना। तो बीच बीच में आप देखोगे थोड़ा कालखंड भी एक ना लिटरेचर के साथ जहां जहां क्लैरिटी है वो आता चला जाएगा। ठीक है, और मनुस्मृति किस पे रचना है? रूल बुक एक तरह का हो गया। मैंने बताया था आपको स्मृति ग्रंथों में पहला है मनुस्मृति। इसके पहले हमने क्या बात की थी आपसे? गृहसूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र, गौतम, बौधायन और पराशर विद्वानों का नाम दिया था। ठीक है, ठीक है ना? तो ओके कमलेश, ठीक है। तो मुझे लगा कोई सवाल तो नहीं चेहरे पे, मुझे लगा कोई सवाल था। मनुस्मृति जो है पहला है स्मृति ग्रंथों में, रूल बुक में। आगे चल करके और स्मृतियों की रचना होगी। ठीक है, और कभी आप पढ़ोगे कि जो पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण अपनाया था, कभी किताबों में जिक्र मिल जाएगा, जबकि पुरातात्विक साक्ष्यों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। इनके समय बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण भी हुआ है और अशोककालीन स्तूपों का पुनरुद्धार भी हुआ है। साहित्य में तो कहा गया कि बौद्ध विरोधी थे, बट ऐसा माना नहीं, दिखता ही नहीं पड़ता है। ठीक है, ब्राह्मण होने के बावजूद ऐसा नहीं है। और यवनों से, यानी यवन इंडो ग्रीक को कहा गया, उनसे टकराव के भी उल्लेख मिलते हैं। कभी कहीं कहीं पढ़ोगे अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, भाई जहां तक चला गया। कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, है ना? ऐसे ही जानकारी के लिए है। मेन जो शासन था इनका बिहार, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, एक बड़े भूभाग पे इन एरिया पे इनका शासन था। बाकी पे इंडो ग्रीक और बहुत सारे राजवंशों की तो जानकारी भी नहीं मिलती है हमें। आगे लिखो आप नोट करके, कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्र, कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्र में शुंग शासक अग्निमित्र का उल्लेख है। अग्निमित्र का उल्लेख है। ठीक है, मालविका और अग्निमित्र के बीच में प्रेम प्रसंग है। यूपीएससी पीटी में एक बार ये सवाल पूछ चुकी है, विद इन 10 ईयर्स 8 ईयर्स। आप देखोगे कभी साहित्य से जो हर एक से एक सवाल होता है, एक साल ये भी सवाल पूछा गया था। ठीक है, और अभी कुछ जानना नहीं है शुंगों के बारे में आपको। अवधि पुष्यमित्र शुंग के बारे में 1-2 बातें हो गई, साहित्य की बात होगी। अभी हम स्तूप में अलग से बात करेंगे अभी आपसे। कला में, मूर्ति कला में शुंगों का क्या योगदान था, स्थापत्य में क्या योगदान था, वो अलग से बताऊंगा आपको। ठीक है, सामान्य जानकारी यही है। नोट में लिखो आप, शुंगों के पश्चात फर्स्ट सेंचुरी बीसी में कण्व वंश का शासन। कण्व 75 बीसी से 30 बीसी तक। मतलब जब शुंग का कमजोर पड़ जाएंगे तो बिहार, यूपी, इस वाले इलाके पे जितना भी एरिया रहो, बहुत जानकारी नहीं मिलती है। शासक का नाम वगैरह तो मिलता है, वंशावली वगैरह, बट कोई बहुत विस्तार से जानकारी नहीं। तो वंश की जानकारी रखनी है कि शुंग और कण्व का नोट में ही लिखें आप कि ऐसा माना जाता है कि मगध पर कुछ दशकों तक सातवाहनों का भी नियंत्रण रहा। कुछ दशकों तक सातवाहनों का भी नियंत्रण रहा। ठीक है, तो मौर्य वंश गियो, उसके बाद शुंग आ गियो, शुंग के बाद
कण्व, फिर पता नहीं बहुत सातवाहन की चर्चा होती है। बनारस तक तो कुछ कुषाणों का उल्लेख मिलता है। फिर चर्चा ऐसे मिलती है कि आगे चल करके फिर कुषाणों के बाद गुप्तों ने इस पूरे इलाके पे अपना नियंत्रण। तो ये जो राजनीतिक क्रम होता है ना, वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि भाई इसके किसके बाद किसका शासन किस वाले एरिया पे रहा। वो एक कॉन्फिडेंस और रीजनिंग एबिलिटी आपकी मजबूत करेगा। वो आ रही बात समझ में सभी को? तो कुषाण, क्योंकि 3rd सेंचुरी एडी तक कुषाण है, उसके बाद हम गुप्तों की बात करेंगे आपसे। तो ये उत्तर भारत की थोड़ी कहानी है। ये महानदी से गोदावरी का जो इलाका है, उड़ीसा वाला इलाका मोटे तौर पे कह लीजिए आप, वहां पे वैसे तो नंदों की सत्ता थी, आपको याद होगा। फिर अशोक ने भी कब्जा कर रखा था। फिर जब मौर्य कमजोर पड़ गए तो वहां महामोग या चद्दी वंश का उभार। नेक्स्ट लिखें आप नोट में ही, उड़ीसा में महामोघवाहन वंश या चेद्दी वंश का शासन। महामोघवाहन वंश या चेद्दी वंश का शासन। ब्रैकेट में लिखे मौर्यों के पतन के पश्चात। इसके बारे में एक दो इंफॉर्मेशन और लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे आप चेद्दी वंश के बारे में। यहां का एक लोकप्रिय शासक था खारवेल। यहां का एक लोकप्रिय शासक था खारवेल। खारवेल, कलिंगराज खारवेल है ना। और लिखें इसके बारे में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा प्रशस्ति। हाथी गुम्फा प्रशस्ति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना है। गुम्फा गुफाओं के लिए यूज होता है। हाथी गुम्फा प्रशस्ति, ठीक है। हाथी गुम्फा प्रशस्ति। प्रशस्ति वर्ड जब भी जहां यूज पढ़ोगे मिलेगा, उसमें प्रशंसा मिलेगी शासक की, ठीक है। प्रशस्ति में प्रशंसा मिलेगी। इसी में लिखें इसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तथा उदयगिरी एवं खंडगिरी में विहारों का निर्माण। ठीक है, ये मैं पहले भी लिखा चुका हूं आपको। जैन धर्म में भी उदयगिरी और खंडगिरी में पहाड़ियां की जब बात कर रहे थे तो इसी खारवेल के समय था वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो हम ऊपर वाले इलाके की बात करते, सब सारा परिचय कैसे कैसे हुआ। अब आप लिखो, आप एक शीर्षक दो, आप लिखो कि महाराष्ट्र कौमा उत्तरी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का शासन। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। एरिया महाराष्ट्र,
उत्तरी कर्नाटक और आंध्रा, ये एक यूनिट सा बन जाएगा। अभी सातवाहन है, महाराष्ट्र में इनकी जगह पे आ जाएंगे आभीर और वाकटक, और आंध्रा में आएंगे इक्ष्वाकु। कहीं कहीं केवल राजवंश का नाम चलता रहेगा। फिर महाराष्ट्र में आ जाएंगे वतापी के चालुक्य, फिर आ जाएंगे महाराष्ट्र उत्तरी कर्नाटक में राष्ट्रकूट, फिर वहां आएंगे कल्याणी के चालुक्य, फिर देवगिरी के यादव, ऐसे करके मध्यकाल। उसी इलाके में एक दौर ऐसा आएगा जब बहमनी आएगा, फिर 5 राज्य बनेंगे, फिर मराठा आएगा, शिवाजी आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, मतलब सब कहानी में एक क्रम बन जाएगा आपका। ये एक यूनिट है। अक्सर कोई मजबूत राजवंश जब होता था तो उत्तरी कर्नाटक तुंगभद्रा तक के इलाके पे, ठीक है, महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके पे और आंध्र के बड़े इलाके पे शासन, यदि कोई मजबूत शासक है तो, वरना यहां भी छोटे छोटे राजवंश रहेंगे। जैसे उत्तर में कोई मजबूत शासक होगा तो बंगाल से लेकर हिंदकुश तक चाहेगा कि उसकी सत्ता हो। तो जो भौगोलिक विभाजन है ना, इसने भी राजनीतिक सीमा को तय करने में, पर्वतों को पार करना, नदियों को पार करना इतना आसान काम नहीं है। लिखें आप जरा कि संस्थापक का नाम लिख लें आप सातवाहनों में। संस्थापक का नाम सिमुक, सिमुक। और एक लिख लें आप शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी है। अब जैसे देखो, आपको हमने कालखंड बताया है ना, 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी, यानी मौर्यों के पतन के बाद इनकी सत्ता ही रह गई यहां पे। अब सोचो, जो 400 साल शासन करेगा उसमें कोई 2 शासक तो होंगे नहीं ना, 30-40 शासक तो हो ही जाने हैं। होने नहीं होने हैं, होने हैं ना। ऐसे ऐसे न जाने कितने राजवंश और कितने शासक हैं, कोई उसका लिमिट नहीं है। ठीक है, तो सब थैंक यू बोलना मुझे कि मैं आपको बचा लेता हूं पढ़ाने से। लिस्ट है मेरे पास, पुरानों के सब लिस्ट पड़े हुए हैं, बट आप कहीं जा नहीं पाओगे, आप फंस जाओगे उसमें आप। ठीक है, सबसे लोकप्रिय शासक, शक्तिशाली शासक माना गया गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी। ठीक है, अब सातवाहनों के बारे में नोट करके लिख लें आप जरा 1-2 पॉइंट। देखिए, मौर्यों के पतन के पश्चात प्राकृतिक कारणों के साथ साथ गंगा घाटी की भौतिक संस्कृति का प्रसार, जैसे लोहे के कृषि संबंधी उपकरण, कौमा पक्की ईंटों का प्रयोग, कौमा कुओं का निर्माण, सिक्कों का प्रचलन, लेखन कला, इत्यादि ने इस क्षेत्र में
राज्य की स्थापना में योगदान दिया। राज्य की स्थापना में योगदान दिया। एक और पॉइंट लिखे यहां पे नोट में ही कि सातवाहनों के प्रशासन पर सातवाहनों के प्रशासन पर मौर्य प्रशासन का अधिकाधिक प्रभाव। अधिकाधिक प्रभाव दिखेगा आपको, जैसे एक चैप्टर सातवाहन पे दिया हुआ, कभी आप पढ़ोगे तो कोई तथ्य निकालने नहीं है ऐसे रीडिंग के दौरान, तो देखोगे मौर्यों वाली बातें बार बार इसमें रिपीट हो रही हैं। उन्हीं के अधीन कुछ न कुछ प्रशासनिक जिम्मेवारी निभाते होंगे, तभी ये उन सारे सिस्टम को इन्होंने अडॉप्ट किया था। एक और पॉइंट लिखो, सातवाहन शासकों का संबंध ब्राह्मण वर्ण से। हालांकि इस काल में भी बौद्ध एवं जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। ब्राह्मण वर्ण से, हालांकि इस काल में भी बौद्ध एवं जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, एक सहिष्णुता का जो विचार है ना, जितना संभव हो हर क्षेत्र में हमें एक आइडिया रखना होता है उसके बारे में। अलग अलग धर्म साथ रह रहे हैं, चल रहे हैं। शासक का अपना धर्म कुछ भी हो, दूसरे धर्मों को भी प्रसरे। अभी हम कला पढ़ेंगे सातवाहनों के काल में, हम देखेंगे स्तूप, चैत्य विहार, इन सब का निर्माण बड़ी संख्या में हो रहा है। मूर्ति कला, बुद्ध के ऊपर मूर्तियां बनेंगी, है ना, अमरावती मूर्ति कला। नोट में लिख लो आप जरा एक और पॉइंट, सातवाहनों के पतन के पश्चात आंध्र क्षेत्र में इक्ष्वाकु तथा महाराष्ट्र में वाकटक वंश का शासन। आंध्र क्षेत्र में इक्ष्वाकु तथा महाराष्ट्र में वाकटक वंश का शासन। ठीक है, अब लिखो आप, शीर्षक दे दो सुदूर दक्षिण। सुदूर दक्षिण, नीचे वाले इलाके की बात कर रहे हैं। यहां लिख लो आप संगम वंश, थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ आपको ले चलता हूं, एकदम पीछे की तरफ। आप लोग रिवीजन करके आए कि आज पाषाण काल वगैरह? पाषाण काल रिवीजन करके आए हैं? हड़प्पा, ताम्रपाषाण, वैदिक संस्कृति, बुद्ध काल, मौर्य काल, 6 यूनिट था जो हमने पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा मैं पूछ ही लेता हूं आपसे, फिर आगे बढ़ेंगे हम, है ना। अच्छा, आप सभी को याद होगा कि नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में हमने कुछ स्थलों का नाम लिया था। ठीक है, अभी आगे से तो नहीं, यहां छोड़ करके यहां से शुरू करें। पीछे से कौन बताना चाहेगा कर्नाटक में कुछ नवपाषाण युगीन स्थलों का नाम? वेरी गुड, 3 लोग, 4, 5। कुछ लोग चेहरे क्यों छिपा रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं चेहरा छिपा करके, है ना, मुझे सर ना देखे, है ना। गुड, 6 लोग हैं। आप बताइए कर्नाटक में कुछ नाम? वेरी गुड, मास्की, ब्रह्मगिरी, हाँ ठीक है। अच्छा, आपको याद है हमने दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की जब बात की तो हमने कहा था 2500 से 1500 बीसी के आसपास नवपाषाण रहा होगा, है ना। उसी में हमने राख के टीले का भी उल्लेख किया था। हाँ,
अभी आगे हमने छोड़ दिया ना, आप लोगों को छोड़ दिया, अभी आप लोगों को छोड़ा हमने, पीछे की तरफ से लेते हैं। हाँ हाँ, तुम बताओ। पिकली हल, वेरी गुड, है ना। राग के टीले में हमने पिकली हल का उल्लेख किया था, आप सभी को याद होगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाले रो में हम आ रहे हैं, हम जो 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। पाषाण काल से एक छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे बहुत छोटे छोटे पत्थरों के बने होते थे, उनके लिए कौन, आगे से कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनके लिए क्या नाम यूज किया था हम लोगों ने? हाँ बताओ। माइक्रोलिथ, वेरी गुड, याद है सभी को? माइक्रोलिथ हमने वर्ड यूज किया था, है ना। और एक दो इंफॉर्मेशन वैसे पूछ रहा हूं आगे वाले रो से, ठीक है। यहां से मैं पूछ रहा हूं कि भारत में पाषाणकालीन अनुसंधान की शुरुआत सर्वप्रथम किस विद्वान ने की? आगे वाले रो से कोई भी बता सकते हो आप में से। किसने? रॉबर्ट ब्रेसफोर्ड ने की थी। कहां से की थी? चेन्नई के पलवरम। था ना थोड़ा टफ सवाल ये? नहीं। कॉन्सेप्ट ध्यान है ना पाषाण काल का सभी को? भौगोलिक वितरण, उपकरण, जीवन यापन। चित्रकला के बारे में आपको बताया गया था। भीमबेटका का नाम याद है क्या सभी को? विरासत सूची में भी भीमबेटका है, ठीक है, गुड। तो दक्षिण भारत में क्या हुआ, नवपाषाण काल के बाद फिर ताम्रपाषाण 1500 ईसा पूर्व के आसपास। और जब उत्तर भारत में वैदिक संस्कृति है ना, ऋग्वैदिक काल है, दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण काल है, ठीक है। और जब उत्तर भारत में उत्तर वैदिक काल है तो दक्षिण भारत में महापाषाण काल है। उत्तर भारत में जब उत्तर वैदिक काल है, बुद्ध काल है, मौर्य काल है, तो दक्षिण भारत में क्या है? महापाषाण काल है। महापाषाण काल के बारे में 2-4 बातें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और महापाषाण काल की पृष्ठभूमि पे ही सुदूर दक्षिण में चेर चोल पांड्य नामक राज्य का उदय, ठीक है। तो ये ऐसे कनेक्ट अभी कड़ी कर दूंगा मैं इसको। ताम्रपाषाण काल याद है क्या सभी को? ध्यान है सभी को? इसमें ज्यादा कुछ हमने बताया नहीं था, एक बर्तनों का क्रम बताया था। एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे नहीं, इधर से कोई बताना चाहेगा बर्तनों का क्रम ताम्रपाषाण संस्कृति में? नहीं, क्रम वाइज मुझे जानना है। हाँ बताइए। ओसीपी, बीआरडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, वेरी गुड। हड़प्पा सभ्यता तो ध्यान होगा सभी को? क्लियर सभी को? ठीक है। गुजरात में हड़प्पा के कोई 4 स्थल का नाम आप में से कौन बताना चाहेगा? 5, 6, 7 लोग। हाँ आप बताइए पीछे, हाँ जो टॉप कैप। हाँ, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, रोजदी, आमरी सिंध में आ जाएगा। बहुत अच्छा, 4 बता दिया आपने। और क्या कोई है क्या स्थल वहां पे? प्रभास पाटन है, सुरकोतदा है, देसलपुर है। देसलपुर मैंने बताया था क्या? नोट्स दिया को उसमें होगा, मतलब मैंने नहीं बताया था। हाँ उतना तो मुझे याद रहता है कि निकाला नहीं हमने, मतलब वो तो हैंडआउट्स में आपको होंगे आपके पास, ठीक है, वेरी गुड। आपको याद होगा हम लोगों ने टाउन प्लानिंग में बहुत सारे छोटे छोटे इश्यू पे बात की थी हमने, है ना। हड़प्पाई शहर प्राय 2 भागों में विभाजित होता था। हड़प्पा का एक शहर है जिसका 3 भागों में विभाजन था। कौन सा शहर है वो सब बताइए? धौलावीरा है, वेरी गुड। ध्यान सभी को, उत्तर, मध्य और। अच्छा आपको याद होगा कि हड़प्पा में कोई एक ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा एक लंबा स्क्रिप्ट जिसे सूचना पट भी कहा गया, साइन बोर्ड कहा गया है। रुक जाओ अभी, कैमरे से पीछे वाले हिस्से में कोई बताएंगे क्या?
नहीं, टोपी, नाम बताओ तुम अपना। अमित? नहीं, अमित नहीं, अमित नहीं बताएगा। साइन बोर्ड, हमने कहा छोटी छोटी लिपि मिलती है, बट वो लिपि जो है बहुत एक है ना, धौलावीरा है। स्टेडियम जैसा साक्ष्य कहां से मिल रहा है? धौलावीरा से ही मिल रहा है। सार्वजनिक एक बड़ा स्थल, स्टेडियम जैसा साक्ष्य। धौलावीरा क्या अभी विश्व विरासत सूची में गया है ना, तो अभी करंट वाली मैगजीन में भी आएगा। थोड़ा और डिटेल में वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स में। तो मैं ही क्लास कभी ना कभी लूंगा ही लूंगा। 3-4 क्लासेस होती हैं, 3 क्लासेस साल भर में, तो उसमें कवर कराऊंगा आपको मैं। वैदिक संस्कृति याद है ना सभी को? पूरा सब ध्यान है सभी को? वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्य ध्यान है सभी को? याद है सभी को वैदिक साहित्य? यस। वैदिक धर्म याद है सभी को? जैसे मैं ऐसे पूछूं कि जल का देवता किसको माना गया वैदिक धर्म में? वरुण को या इंद्र को? बादल का देवता किसे माना गया फिर? और आंधी का देवता मारुत को माना गया है। बहुत क्लियर। वनस्पतियों का देवता सोम को माना गया है। इधर प्रियंका ने लिखा है धौलावीरा, लोथल, सारे के सारा आंसर प्रियंका जायसवाल करती जा रही है ना। वेरी गुड प्रियंका। मैं कहते एक बार इधर नजर दौड़ा लूं। पल्लवरम से एक और आंसर आया, वेरी गुड, है ना। बुद्ध काल में कहने की जरूरत नहीं, अभी जस्ट हमने रिसेंटली पढ़ा था हमने। बौद्ध धर्म याद है सभी को? क्या क्या सारी बातें याद है ना सभी को? यस। बुद्ध का जो जन्म है कब हुआ था? 500, कहां हुआ था? लुम्बिनी में। कहां पड़ता है वो लुम्बिनी? नेपाल में पड़ता है। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। सिद्धार्थ नहीं था, है ना। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। माता का नाम? मौसी का नाम? गौतमी नाम था मौसी का, है ना। पुत्र का नाम? मतलब कहीं एक वाक्य ऐसा दिया हुआ था कि वो ध्यान में बहुत लगे रहते थे, फिर किसी एक सहयोगी ने आकर के बताया कि भाई एक बहुत खुशखबरी आपको मैं देना चाहती हूँ। तो इन्होंने पूछा बताओ क्या है? तो शायद इनके मुंह से निकल गया सुनने के बाद, जब बेटे का जन्म हुआ है तो आप मुझे क्या उपहार देंगे? तो इन्होंने उपहार तो जो देना था दिया, पर इनके मुंह से शायद निकल गया राहु। जैसे ये इनका मन सन्यास की तरफ, ध्यान की तरफ लगने लगा था। तो इनको लगा कि फिर एक मोह माया जो होता है, मतलब उसमें हम बंधने जा रहे हैं। तो उनको लगा शायद कि इन्होंने नाम रखा है राहुल, ऐसा कहीं प्रसंग आया है, मतलब ठीक है ना। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, बिंबा, गोपा, वधकचना। गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया था? वैशाली में किस विद्वान से शिक्षा ली थी? या रुद्रक रामपुत्र? आलार कलाम से शिक्षा ली थी। रुद्रक रामपुत्र से ज्योति कहां शिक्षा ली थी? रुद्रक रामपुत्र से बुद्ध ने शिक्षा कहां ली थी? जैसे मैं किसी को देखता हूं ना, एकदम से डर सा हो जाता है उसको कि हमसे ही पूछ रहे हैं, है ना। हमसे तो फिर सहज हो ही गए ना आप लोग क्लास में। अब तो एकदम डर वाली कोई बात तो रहती नहीं है ना। कोई डर जैसा रहता है क्या क्लास में? नहीं है ना, मतलब हम सहज रहते हैं पूरी तरह से। राजगिरी में रुद्रक रामपुत्र थे, है ना। चलो ये सब बातें आप जो क्लास नोट्स वाली हैं ध्यान में रखते चले जाओगे ना, तो जो हमने कहा था बीच में आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो एक दो नई बातें, नई बातों को ये मत सोचना कि मुझे नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूं पाली साहित्य इतना विशद साहित्य है। मतलब केवल मैं तपस्या की बात करूं तो तपस्या पे 15-20 इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास है। अभी केवल तपस्या पे। उस नाग का नाम क्या था? जब जब बारिश होती थी तो नाग फन फैला के बैठ जाता था, ठीक है ना। वो कौन कौन से बंजारे थे जो उधर से गुजर रहे थे, बुद्ध को मिल गए थे। मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियां चलती रहती हैं। तपस्वी और वलिक नाम था, उसका नाम मुचलिंद था। मतलब कहने का मतलब जैसे बहुत जगह बहुत सारी जानकारी है, कभी किसी दौर में मान लो पढ़ लिया किसी मकसद से, पढ़ाने के उद्देश्य से, बट कोई लिमिट नहीं होता है किसी चीज का। मोटी मोटी बातें, और जो चीजें आज हमारे लिए रेलिवेंट है वो सबसे ज्यादा आपके लिए महत्व रखता है।
ऑब्जेक्टिव में तो देखो याद रखना पड़ता है कुछ इरेलीवेंट बातों को भी, सच है। ऑब्जेक्टिव में हर समय आपको रेलिवेंट बातें ही नहीं, मतलब जैसे ठीक है चल रहा था विष्णु पुराण करके, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैं कभी इंटरटेन, ठीक है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तथ्यों का तो कोई लिमिट है नहीं, बस आप बनाते जाना। कभी भी आप कोई भी नई जानकारी आपको लगे, प्रामाणिक जानकारी लगे, खास करके अपने विजन के मिनी टेस्ट पेपर में या जो टेस्ट सीरीज वगैरह में है, उसको आप अपने कॉपी में ऐड कर लेना। यूपीएससी यूपीपीसीएस के सवालों को भी कॉपी में, वो जरूर, सारे सवालों का आंसर मैंने कराया नहीं आपको, जो पूछे गए हैं एग्जाम में क्वेश्चन सबके आंसर मैं लिखा नहीं देता हूं पढ़ाने के दौरान। एक ये भी तरीका होता है पढ़ाने का कि सब लिखा दो कॉपी में, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं सब तो कॉपी से ही आता है, ऐसा नहीं, सब मेरी कॉपी से नहीं आता है सवाल। क्लियर? आप धरातल पे रहें, उतना ही आता है, थोड़ा मेहनत आप भी करें, स्ट्रगल करें, तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि सब मेरी कॉपी से आ जाता है, ठीक है ना। जो आता है सो आता है, उसमें स्ट्रेटजी चेंज नहीं करता हूं, ठीक है। जो हमने स्ट्रेटजी बना रखी टॉपिक को लेकर के, ये कुछ छोटी सी बात है ना हमारे लिए। 20 साल के प्रश्नों का आंसर हमने क्लास लेक्चर में इंक्लूड करा दिया। अरे तो सारे सवाल हमारे कॉपी से ही मिल जाते हैं। सर तो गजब पढ़ाते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे आप भी रिस्क लीजिए, मैं भी रिस्क लेता हूं, 50-60% का मैं गारंटी लेके चलता हूं। मतलब जो बनने योग्य होगा बनेगा, नहीं तो फिर वो नहीं बनता है। बस आपकी रीडिंग वही आर एस शर्मा है और अपना प्रैक्टिस पेपर है, और सिमट जाइए उसी पे, मास्टरी करके बैठे रहिए आप। जब कभी ऐसा लगेगा कि प्रैक्टिस करके बैठ गए, आप क्या करें, तो और भी किसी किसी को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप मैगजीन वगैरह से। प्रैक्टिस के लिए कोई बंधन नहीं है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी अच्छी बात होती है पीटी के लिए। जब लगे कि हाँ इस पे कमांड करके मैं बैठ गया हूं तो अब क्या करूं, और किसी कोचिंग का आपको लग रहा हो, कोई नोट्स वगैरह लग रहे हो, किसी मैगजीन में प्रैक्टिस पेपर आया हो, आप कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करने में मैं कभी आपको रोकने नहीं जा रहा। समझ में आ रही बात सभी को ना? प्रैक्टिस से आपकी एक्यूरेसी करेक्ट, मतलब एक्यूरेसी अच्छा होता चला जाता है प्रैक्टिस करने से। कभी भी सॉल्व करिएगा, आते हुए क्वेश्चन में एक्साइटेड मत होइएगा, और नहीं आते हुए क्वेश्चंस में हमेशा मजबूत, इसको तो सही करके छोड़ना है क्योंकि मुझे नहीं आता है। अब मुझे इन चारों में से रास्ता बनाना कि क्या होगा इसका आंसर। हमेशा इस तरह का एटीट्यूड रखिए। ऑप्शनल के जमाने में जब हम लोग एग्जाम देते थे, क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज काफी होता था, तो 45 से 50 मिनट में 120 में करीब करीब 74-75 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तक हम सॉल्व, 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे करेक्ट। रीजनिंग करके करके, चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी उस समय, ठीक है, फाइनल स्कोर होता था हमेशा 100 से 105 के बीच में। मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो नहीं आता था मैं मान चलता था कुछ ना कुछ तो क्लू है ना इसके अंदर, दिमाग लगाना है मुझे। अब कोई भी प्रैक्टिस पेपर, उस समय कोचिंग का ऐसा लेवल नहीं था जब हम एग्जाम दे रहे थे, हम कुछ था भी नहीं कोचिंग वोचिंग के नाम पे, सब ऐसे ही इक्का दुक्का फर्जीवाड़ा टाइप का था। प्रतियोगिता दर्पण जैसी ही मैगजीन, मेन मैगजीन हुआ करती थी उस समय, थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल हुआ करता था। अब तो अपनी मैगजीन है विजन आईएएस की, जो बहुत स्टैंडर्ड की मैगजीन है। कोई भी प्रैक्टिस पेपर जब क्वेश्चन सामने आता था तो मैक्सिमम लोग फैक्चुअल ही पूछते थे, कॉन्सेप्चुअल कम। यूपीएससी के स्टैंडर्ड को बहुत कम लोग मैच करते थे, और ये होता था कि क्वेश्चन आ गया तो मुझे हर हालत में दिमाग लगाना, इसे सही करना है, डरना नहीं है मुझे। इसी एटीट्यूड से लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे, प्रैक्टिस खूब करते थे। जितने आलतू फालतू के पेपर लाओ, गलत भी है तो कोई बात नहीं, गलत पकड़ेंगे, इसमें गलत क्या है, ये गलत पूछा है, क्योंकि उतना नहीं था आज की तरह ऑर्गेनाइज सिस्टम, लेकिन उसका फायदा बहुत मिलता था प्रैक्टिस का। लास्ट के 1-1.5 महीने तो केवल जब पढ़ने बैठते थे तो प्रैक्टिस पेपर लेके ही बैठते थे, फिर से बनाते हैं इसको, अच्छा ये इस नहीं मिल रहा, चलो आंसर सर्च करते हैं 5-7 किताबों में। तो सर्च वाला काम खूब करते थे आखिरी के 1-1.5 महीने में। छोटी छोटी बातें दिमाग में ऐसे बैठी होती थी, जब क्वेश्चन आता था तो फुटबॉल की तरह साफ रहता था, इसका ये आंसर होगा। और ये भी कॉन्फिडेंट होते थे कि मैं नहीं बनाऊंगा तो कोई नहीं बनाएगा हिंदुस्तान में। उसका रीजन था, जो 10-12 लोकप्रिय किताब थी हिंदी अंग्रेजी में, पूरी किताब की समरी बनाकर ऑर्गेनाइज करके कमांड करके हम लोग सिनॉप्सिस वाले सिस्टम में बैठे रहते थे,
ठीक है, ये भी क्लियर रहता था कि कोई नहीं बनाएगा, मतलब 2000-3000 पे रिजल्ट होगा तो मेरा तो होगा ही होगा, मतलब जितना मैं जानता हूं उसमें एक भी गलत नहीं करूंगा, और गलत नहीं करता था मैं, ड्यू टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ते भी थे, एक्स्ट्रा भी पढ़ते थे, बट फंस जाते थे वो। हम लोगों ने एक दायरा बना रखा था कि यूपीएससी किन किन किताबों से सवाल पूछती है, सरकारी किताबों पे ठीक से काम कर लो, उसका एक सिस्टम था। किताबों का तो कोई अंत है नहीं हिस्ट्री में, जितनी विश्वविद्यालय कॉलेज हैं उतनी किताबें हैं। ठीक है, तो वैसे करके हम लोग काम, जैसे विपिन चंद्रा की 2-3 किताबें थी, सुमित सरकार की किताबें थी, इग्नू की किताबें थी, ये सब। ठीक है, जस्ट अनुभव शेयर कर रहा हूं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस से फिर परफेक्शन की तरफ आप बढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम आपका निकल जाएगा, जो एग्जाम आप अपेयर होंगे, आप आईएएस तो होगा ही होगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो बुद्ध काल, मौर्य काल, ये सब आपने एक बार रिवीजन किया, यानी ऑलमोस्ट आपने समझ लीजिए आप कि 60-70% एंशिएंट इंडिया को आपने एक बार बांध लिया है। मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, और उसके बाद से पूर्व मध्य काल। गुप्तोत्तर काल में दम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब बात कर रहे थे नीचे की तरफ, संगम वंश की बात कर रहे हैं आपसे। जरा लिखें आप, जरा एक बार लिखे। सुदूर दक्षिण में नौपाषाण काल के पश्चात थोड़े समय के लिए महापाषाण काल, महापाषाण नहीं, ताम्रपाषाण कर दीजिएगा। नौपाषाण काल के पश्चात कुछ सदियों के लिए ताम्रपाषाण काल, कुछ सदियों के लिए ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, तथा लगभग 1000 बीसी से सेकेंड सेंचुरी बीसी तक महापाषाण काल की जानकारी मिलती है। अभी जस्ट छोटे से ब्रेक के बाद आपसे हम लोग, है ना, बात करते हैं महापाषाण काल के बारे में। तो लिखें आप महापाषाण काल के बारे में, लिखें महापाषाण कालीन संस्कृति की, महापाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताएं हैं, शवों को बड़े बड़े पत्थरों से ढकना, शव को पत्थरों से ढकना, ब्रैकेट में लिख लेना आप यहां पे, अलग अलग प्रकार से ढकना, अलग अलग प्रकार से ढकना। ढकना जैसे मान लो कोई एक कहीं पे, जैसे कोई एक सिंगल पत्थर ऐसे करके नीचे दफना दिया गया है। जैसे मान लो यहां पे किसी को दफनाया गया है, चारों तरफ पत्थरों का घेरा बना दिया गया है। किसी को दफनाया गया है, एक पत्थर ऐसे, एक पत्थर ऐसे इसके ऊपर रख दिया गया है। अलग अलग प्रकार हैं, 2 पत्थर इसके ऊपर रख दिया गया है ना। इसके लिए ना अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं, हमें उसमें जाना नहीं है। मेनहीर है, डोलमेन है, सिस्ट ब्यूरियल सर्कल है, ऐसे करके ना अलग अलग नामकरण किया जाता है इसका। तो दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के लिए महापाषाण संस्कृति शब्द, एक वर्ड यूज किया जाता है।
तो हमने बताया शवों को पत्थरों से ढकने की परंपरा, अलग अलग टाइप हैं इसके, ठीक है। इसके बारे में और बता रहा हूं, कॉमा लेके लिखें आप। मृतकों के साथ वस्तुओं को दफनाने, मृतकों के साथ वस्तुओं को दफनाना, दफनाना कॉमा, लाल एवं काले रंग के पत्थर का प्रयोग, लाल एवं काले रंग के पत्थर का प्रयोग, बर्तन का प्रयोग, लाल एवं काले रंग के बर्तन का प्रयोग, तथा बड़ी संख्या में लोहे के हथियार एवं कृषि संबंधी उपकरणों के साक्ष्य, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप कि कुछ स्थलों से शिव के आराधना के भी साक्ष्य, शिव की आराधना के भी साक्ष्य। नेक्स्ट लिखो आप कि महापाषाण या पत्थरों से शव को ढकने की प्रथा देश के अधिकांशतः हिस्सों में प्रचलित थी। अधिकांशतः हिस्सों में प्रचलित थी, लेकिन सुदूर दक्षिण में इसका सर्वाधिक प्रचलन इसके बारे में यह बताया जाता है कि जो गंगा का मैदानी इलाका है वो, राजस्थान का रेगिस्तान वाला इलाका है वो, और सिंध नदी का मैदानी इलाका है वो, इसको छोड़ करके धीरे धीरे इसके साक्ष्य, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो विंध्य क्षेत्र हो, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, सबसे ज्यादा आपको कर्नाटक और तमिलनाडु से इसके एविडेंस मिलते हैं महापाषाण काल, ठीक है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जो महापाषाण युगीन लोग थे यहाँ पे, क्योंकि मौर्यों का तो कब्जा था ही, मौर्यों का कर्नाटक तक तो कब्जा था, तो उस समय महापाषाण संस्कृति वाले लोग थे। तो ग्रामीण संस्कृति वाले लोग हैं ये, चावल, रागी, बाजरा, इन सब की खेती हो रही है, मतलब कुछ फसलों की खेती कर रहे हैं ये। कृषि पशुपालन इनका आधार है, आपस में लड़ते भी होंगे, क्योंकि मौर्यों का अच्छा खासा नियंत्रण था। तो मौर्यों को भी जानकारी है, अशोक को भी जानकारी है कि चेर, चोल, पांड्य जैसे कोई राज्य, बट ऐसा कहा जाता है कि 3rd सेंचुरी बीसी तक कोई न तो सिक्कों के साक्ष्य मिल रहे हैं, न लेख के प्रमाण मिल रहे हैं। तो किसी न किसी रूप में राजतंत्रात्मक परंपरा रही होगी, लेकिन मौर्यों के पतन के बाद ही उसका उदय। तो उत्तर भारत में जब हम उत्तर वैदिक काल, बुद्ध काल और मौर्य काल पढ़ रहे हैं, उसी समय दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन संस्कृति की चर्चा। ये जो कब्र मिलेंगे आपको, ये पर्वतीय क्षेत्रों पे अधिक मिलेंगे आपको, या पर्वत के ढलानों पे अधिक मिलेंगे आपको, मैदानी इलाकों में नहीं।
जहां पत्थर होंगे वहीं कब्र मिलेंगे। मैदानी इलाकों में पत्थर मिलने नहीं है आपको, तो कभी कभी कहीं मिल जाए तो मिल जाए। शुरू में माना जाता था केवल दक्षिण भारत में, बट धीरे धीरे अनुसंधान जो हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में भी इसका अच्छा खासा है ना, कश्मीर में भी इसके एविडेंस है, नॉर्थ ईस्ट में भी इसके एविडेंस है, मतलब है पत्थर को। लेकिन दक्षिण भारत में 1000 बीसी से लेके 300 बीसी या सेकेंड सेंचुरी बीसी तक नाम ही दिया जाता है इसको मेगालिथ कल्चर, महापाषाणिक संस्कृति कहा ही जाता है इसे। ठीक है, तो एक खेतिहर समाज है ना, ये ध्यान रखिएगा। और मौर्यों के पतन के बाद सातवाहन वाले इलाके में राज्य की स्थापना हुई है, वैसे ही मौर्यों के पतन के बाद यहां से राज्य की स्थापना, हालांकि अशोक पड़ोसी राज्य कह रहा है, बट प्रमाण ऐसे नहीं जो कहा जाए कि नहीं राज्य के रूप में पूरी तरह से वह स्थापित हो ही पाए होंगे। देखिए आप जरा आगे, अब संगम काल के बारे में लिखें आप। संगम काल सेकेंड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी। ये मैंने आपको बता ही दिया कि साहित्य के कारण इसे संगम काल कहते हैं, संगम साहित्य के कारण। संगम का मतलब क्या है? विद्वानों का, कवियों का जमा होना एक जगह, उसको संगम कहा गया है। और उसी साहित्य के आधार पर जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे पहली बार में गेस करना हो संगम काल, तो ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम ध्यान में आएगा, है ना, कुछ ना पता हो तो। संगम काल का मतलब प्रयागराज की कुछ बात हो रही है संगम पे, है ना। ठीक है, लिखें आप जरा। लिखें आप चेर वंश के बारे में। ये जो नीचे का इलाका है आपका, तो ये केरल वाला इलाका है, यहां पे चेर वंश है ना। चेर वंश के बारे में लिखें आप। चेरों की राजधानी जो थी वंजी नामक एक जगह थी, राजधानी जो थी, और एक बंदरगाह राजधानी भी थी इनकी। पोर्ट कैपिटल, ये बहुत फेमस था, मुजरिस। मुजरिस ये था मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध। लिख लें आप, मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध। ठीक, उसके बाद लिखे पांडे वंश। पांड्यों की राजधानी थी मदुरा। ये नीचे का जो इलाका है ये है पांडे वंश का इलाका। पांड्यों की राजधानी थी मदुरा, और बंदरगाह राजधानी यानी पोर्ट कैपिटल, जो सबसे प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था इनका, वो था कोलची या कोरकई। कोलची या कोरकई, यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। बंदरगाह का मतलब नीचे वाला कोई इलाका हो जाएगा आपका, है ना। और एक लिखें आप चोल वंश। चोलों की जो राजधानी थी, कैपिटल था उरैयूर। उरैयूर ये सूती कपड़ा एवं रंगसाजी उद्योग के लिए फेमस था। सूती कपड़ा एवं रंगसाजी, डाइंग।
ठीक है। और पोर्ट कैपिटल यानी बंदरगाह राजधानी होगी इसकी कावेरी पत्तनम। कावेरी पट्टनम, इसको पुहार भी कहा गया है। ठीक है, कावेरी पट्टनम को संगम साहित्य में पुहार भी कहा गया है। एक और इनका बंदरगाह था, पोर्ट था अरिकमेडु। पांडिचेरी समझ लीजिए इसको आप। अरिकमेडु, पांडिचेरी। ठीक है, यहां लिख लेंगे आप, रोमन व्यापार के लिए प्रसिद्ध। रोमन व्यापार के लिए प्रसिद्ध, रोम के साथ ट्रेड के लिए, कॉमा देके लिखें। यहां से रोमन व्यापारियों की बस्ती भी मिली है। रोमन व्यापारियों की बस्ती भी मिली है। मतलब व्यापारी रहते थे कुछ एरिया में, उसका प्रमाण मिल रहा है। पांडिचेरी अरिकमेडु, इसी में लिखेंगे। अरिकमेडु जो है अर्गरिक, अर्गरिक नामक कपड़े के लिए प्रसिद्ध। सूती कपड़ा था ये, अर्गरिक नामक कपड़े के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, कपड़े के लिए प्रसिद्ध। और यहां से रंगाई का हौज भी मिला है, कपड़ों को रंगने वाला रंगाई का हौज। ठीक है, यानी रंगाई उद्योग के लिए भी जगह जाना जाता था। जहां सूती कपड़ा होंगे वहां रंगाई उद्योग की भी संभावना रहती है। ठीक है, दोनों जगह से रंगाई का हौज मिला है। तो चेर चोल पांड्यों के बारे में जब कभी भी बात होगी तो उनकी बंदरगाह की बात जरूर होगी। यहीं पर लिखें आप, नोट करके, संगम साहित्य से संगम साहित्य से वंशानुगत राजतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र एवं तीनों राज्यों के बीच निरंतर युद्ध की जानकारी मिलती है। युद्ध की जानकारी मिलती है। तो इनकी राजनीति की खास बात क्या होगी? वंशानुगत राजतंत्र, और आपस में लड़ते थे क्षेत्र पे कब्जा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ऐसा होता था इनका। नोट में एक पॉइंट और लिखें आप, युद्ध में मारे गए लोगों की याद में पत्थर लगाए जाते थे। ठीक है, उस पत्थर को वीरकल, पत्थर को वीरकल, ठीक है, वीरकल कहा गया उस पत्थर को, है ना। एक और लिख लो, उन महिलाओं का विशेष सम्मान जिनके पुत्र युद्ध में मारे जाते थे। ठीक है,
यहां पे ना तो आपको शासकों के नाम में उलझना है, कौन किसका शासक था, संस्थापक था। बहुत सारे नाम हैं इनके भी, 400 साल से कोई शासन कर रहा है तो छोटे मोटे नाम तो हैं नहीं। बस एक कॉन्सेप्ट, ठीक है ये ऐसा था, क्योंकि वो याद रहना नहीं है ना। तो मौर्यों के पतन के बाद जो अगला 400 साढ़े 400 साल है, उसमें देश के अलग अलग हिस्सों में जिन राजवंशों का शासन रहा उसके बारे में एक सामान्य जानकारी। ठीक है, अब इकट्ठे इन सब के बारे में हम, इन सब के बारे में सोसाइटी और इकट्ठे सबकी इकोनॉमी लिखें आप, अर्थव्यवस्था, मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। देखें आप, ये जो काल है दूसरे शहरीकरण का क्लाइमेक्स का काल माना जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्राचीन भारत में शहरीकरण देखा गया वो इसी काल में देखा गया है। पहला पॉइंट लिखिए आप कि मौर्योत्तर काल को द्वितीय शहरीकरण के चरमोत्कर्ष के काल के रूप में भी जाना जाता है। समकालीन साहित्य में समकालीन साहित्य में 60 से अधिक शहरों की जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे उत्तर भारत में जनपद युगीन शहरों के साथ साथ महाजनपद युगीन शहरों के साथ साथ महाजनपद युगीन शहरों के साथ साथ बिहार में चिरांद, सोनपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह, सोहगौरा, कौमा भीटा, पंजाब में लुधियाना, जालंधर, ठीक है, जालंधर लिखें। आंध्र प्रदेश में अमरावती, नागार्जुन कोंड, इत्यादि। और भी कुछ कुछ नाम मिलेगा आपको, मैप वगैरह पे देखेंगे आप। तो कुछ नाम हमने वो उठाए जिनका नाम सामान्यतः आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, याद नहीं रखना आपको। जैसे मान लो भीटा, सोहगौरा, कोसाम्बी हर कोई जानता है, वाराणसी हर कोई जानता है। तो महाजनपद युगीन शहरों के साथ साथ कुछ नाम, इन सब से भी शहरीकरण की हमें जानकारी। ठीक है, जैसे चिरांद का उल्लेख हमने एक बार नौपाषाण काल में किया था, शहर के रूप में है। बिहार का एक बक्सर नामक जगह, उसका भी शहर के रूप में उल्लेख मिल रहा है। सारण डिस्ट्रिक्ट में सोनपुर नामक एक जगह, उसका भी शहर के रूप में उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, तो ये उस दौर के शहर है, मतलब ये। ठीक है, आगे लिखें आप। शहरीकरण की प्रक्रिया को कई कारकों ने प्रभावित किया।
प्रभावित किया, जैसे मौर्य युगीन समृद्ध पृष्ठभूमि, मौर्यों के समय ऐसा क्या क्या हुआ था जिससे शहरीकरण का विकास, मैंने समझाया था आपको, कौमा, कृषक एवं शिल्प अधिशेष, कौमा, फर्स्ट सेंचुरी एडी में मानसून का ज्ञान, ब्रैकेट में लिखेंगे आप, हिप्पोलस नामक नाविक, कौमा, कुषाणों, सातवाहनों, शकों तथा संगम काल में लंबे समय तक कुछ राजवंशों का शासन, कौमा, रेशम मार्ग पर कुषाणों का नियंत्रण, कौमा, रोम में भारतीय वस्तुओं की अधिक मांग, इत्यादि कर दीजिए आप। बताने का मकसद ये है कि इस काल में शहरीकरण क्यों हुआ, उसकी एक कॉन्सेप्चुअल समझ हमें ऑब्जेक्टिव के मकसद से भी है, कभी कुछ भी व्याख्या या राइटिंग करेंगे तो आपको हेल्प कर सकता है। इन सारे फैक्टर्स ने शहरीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, लिखें, आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार को लेकर विशेष तौर पर चर्चा मुख्यतः रोम के साथ व्यापार, एवं रेशम के परागमन व्यापार के कारण, ठीक है। जैसे रेशम का ट्रेड क्या होता था, पहले स्थल मार्ग से होता था, फिर रेशम जो है भारतीय बंदरगाहों पे आएगा, फिर वहां से रोम को जाएगा। इसी को थोड़ा सा और डिटेल में लेंगे, क्योंकि जाना इसी के लिए जाना जाता है ये कारण। देखो, मध्य एशिया पे किसानों का नियंत्रण है, तो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के सीमावर्ती इलाके, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सबसे व्यापार हो रहा है, इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं है। जो रोम साम्राज्य है, इटली की राजधानी है रोम आज के डेट में, रोम ने जो है दक्षिण यूरोप पे, ठीक है, और ये सब आपका सीरिया वगैरह का जो इलाका, ये सब मिस्र का इलाका, रोमन साम्राज्य इराक तक आ चुका है। कैसे सिकंदर अभियान पर निकला करता था, वैसे ही रोमनों ने भी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इराक पर भी उनका कब्जा था।
तो रोमन अंपायर बहुत नजदीक है भारत से, कोई बहुत दूर नहीं था साम्राज्य विस्तार जो था उसका। आगे चलकर पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, इसको पूर्वी रोमन साम्राज्य कहा गया है। ठीक है, तो व्यापार में जैसे आयात निर्यात क्या होता था, लिखें आप अगला पॉइंट, रोम के साथ निर्यात की प्रमुख वस्तुएं या रोम को निर्यात की प्रमुख वस्तुएं मसाले, कपड़े, ये तो फिक्स हमने कल बताया था आपको, मसाले, कपड़े, कॉमा देके लिखो आप, हाथी दांत, मोती एवं अन्य विलासिता संबंधी वस्तुएं। ठीक है, लग्जरियस आइटम जो हो उस समय महंगे आइटम होते थे उन सब का हम एक्सपोर्ट करते थे, है ना। देखो आयात, रोम से आयात, शराब, कौमा, दो हत्थे कलश, कलश में दो हत्था लगा हुआ है दो तरफ, दो हत्थे कलश। एक और पॉइंट लिख लेंगे आप, अर्रेटाइन, अर्रेटाइन मिट्टी के बर्तन, पोटरी कहा गया, मृदभांड कहा गया इसे, अर्रेटाइन मिट्टी के बर्तन इत्यादि। यहीं पर लिख लें, व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। ठीक है, लिखे प्लीनी, एक रोमन यात्री है प्लीनी, लिखें प्लीनी इसके किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, फर्स्ट सेंचुरी एडी में है ये, है ना। प्लीनी ने यह उल्लेख किया है कि रोम अपना सारा सोना भारत पर लुटा रहा है। ठीक है, लुटा रहा है, मतलब दुख भरी शब्दों में कह रहा है वो कि बड़ा, कि भाई सब सोना चला जा रहा है भारत जो है। इसी में लिखें आप कि रोम के सर्वाधिक सिक्के सुदूर दक्षिण से प्राप्त हुए हैं, सुदूर दक्षिण से प्राप्त हुए सर्वाधिक सिक्के। सातवाहन वाले इलाके में भी मिलेंगे, थोड़े शक वाले इलाके में मिलेंगे, कुशानों के इलाके में रोमन सिक्के 9 के बराबर ही मिलते हैं, है ना। कुशानों का डायरेक्ट कोई ऐसा बंदरगाह नहीं था जिससे वो रोमन ट्रेड हो, स्थल मार्ग से उनका होता होगा उनके अपने क्षेत्र में। तो सुदूर दक्षिण में आपको काफी सारे सिक्के मिलेंगे, जो भी बताया, मुजरीस, अरिकमेडू, कावेरी पट्टनम, इन सब जगहों पे। सातवाहन वाले क्षेत्रों में भी हमें सिक्कों के प्रमाण मिलते हैं। आगे लिखो आप, इसी में अगला पॉइंट लिखो कि थोड़े समय के लिए रेशम का परागमन व्यापार
देखो, जैसे चीन से रेशम का भारतीय बंदरगाहों पर आना, और फिर रोम को निर्यात करना। ठीक है, ये ज्यादातर एक भरौच करके बंदरगाह, ठीक है, भरौच, इसको भारू कच्छ भी कहा गया है। मैप पे एक बार एग्जैक्ट लोकेशन देखिएगा, गुजरात में है भरौच और फिर सोपारा। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह माना गया है। भरौच सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना गया है इस वाले तट पे। भरूच पर था तो शकों का नियंत्रण, बट सातवाहनों के माल भी, कुषाणों के माल भी, मतलब व्यापारी इस बंदरगाह पे खूब आते थे, भड़ौच पे। तो रेशम व्यापार का भी केंद्र यही बना था उस समय, भड़ौच ही। मैं अलग से लिखवा रहा हूं आपको, बस थोड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा था यहाँ पे कि ट्रेड में, आंतरिक व्यापार में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह वस्तुएं जाती है, उसका उल्लेख नहीं। ट्रेड में जाना जाता है ये रोमन ट्रेड के लिए, और जाना जाता है ट्रांजिट ट्रेड के लिए काल। आगे लिखें आप, इस काल में पश्चिमी तट की प्रमुख बंदरगाह, पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह लिख लें आप, भरौच, सोपारा, मुजरिस। भरौच, सोपारा, मुजरिस। भड़ोच के बारे में लिखेंगे आप, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह। महत्वपूर्ण बंदरगाह। और पूर्वी तट पे लिखेंगे आप, पूर्वी तट पे ताम्रलिप्ति, मसालिया, अरिकमेडु, कावेरीपट्टनम, कोलची। ताम्रलिप्ति बंगाल में पड़ेगा आपका, मसालिया आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, मसूलीपट्टनम, ठीक है। अरिकमेडु जो पांडिचेरी हो गया आपका, उसके नीचे कावेरीपट्टनम था, ठीक है। और कोलची या कोरकई। कभी मैप वगैरह पे ना बंदरगाहों को भी लोकेट करके पूछ सकता है, जैसे मैप दे देगा आपको क्वेश्चन में, 1 2 3 4 कर देगा, कहेगा स्थलों को पहचाने। तो याद बस रखना है थोड़ा बहुत आपको, जो क्लूज है वो याद रखना होता है। जैसे पता ही है कि भड़ोच गुजरात में है और सुपारा महाराष्ट्र में, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। अब अरिकमेडु कावेरीपट्टनम में कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, इशू थोड़ा आ जाएगा आपको, दोनों है तमिलनाडु में। तो जो क्लूज होता है बस वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो ऐसे आइडिया रह जाता है कि हाँ स्टेट वाइज कहां कहां पे। तो विदेश व्यापार सबसे ज्यादा जो प्राचीन काल में विकसित रहा है वो मौर्योत्तर काल में। बहुत सारे फैक्टर हैं, आपको समझाया भी गया है, कुछ हमने लिखा भी दिया आपको। आंतरिक व्यापार पे अलग से कुछ भी बात नहीं करनी है हमें। आगे लिखें आप, लिखें यह काल बड़ी संख्या में शिल्पों के लिए भी जाना जाता है। जैसे मिलिंद प्रश्न में 75 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख,
75 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख, जिसमें 8 का संबंध धातु से है। आठ का संबंध धातु से है। इसे में लिखें, कई स्थल अलग अलग शिल्पों के लिए विख्यात, जैसे अरिकमेडु, पता ही, अब लिखवा दिया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, कोलची, और भी उरैयूर वगैरह एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें। कॉमा देके लिखे मथुरा। मथुरा था साटक नामक वस्त्र के लिए। और सिरकप था बर्तन के लिए। साटक नामक वस्त्र के लिए और सिरकप था बर्तन के लिए। आगे लिखें आप कि आंध्र प्रदेश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर लौह शिल्पों का निर्माण सिक्कों के बारे में लिखें, लेकिन सिक्कों का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण शिल्प था। और मौर्योत्तर काल में बड़ी संख्या में सिक्कों के साक्ष्य मिलते हैं। लिखें आप, जैसे कुसानो, सातवाहनों एवं सुदूर दक्षिण से यहां कॉमा देके लिखेंगे आप कि तांबे के सिक्के बहुतायत में मिलते हैं। जो आम लेन देन में मुद्रा अर्थव्यवस्था के प्रचलन का सूचक है। ठीक है, प्रचलन का सूचक है। जैसे पूरे प्राचीन काल में माना जाता है सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के इसी काल के मिलते हैं। आम लेन देन में, मतलब सामान्य व्यक्ति भी सिक्कों का खूब यूज कर रहे हैं। सोने के सिक्के तो बड़े सौदे में मिलेंगे आपको, या लोग संभाल कर उसे रखेंगे क्योंकि रेयर धातु में आता है वो। चांदी भारत में वैसे भी कम है, मिलेंगे आपको सिक्के चांदी के भी कम मिलेंगे आपको।
सोने के सिक्के बड़ी संख्या में मिलते हैं, उसका कारण एक तो दक्षिण भारत से मिलेंगे आपको, तो एक तो कर्नाटक का कोलार खान है ही, रोम से भी सौदा में खूब आया सोना का सिक्का भारत। एक तो ये फैक्टर उसमें आ जाता है सामने, है ना। तांबे के सिक्के खूब मिल रहे हैं, क्योंकि तांबा भारत में वैसे भी कम है, आयात ही करते होंगे, बट सिक्कों का प्रचलन खूब मिला है मरणोत्तर काल में। सातवाहन शासकों ने तांबे, शीशे इत्यादि के सिक्कों को भी जारी किया था, शीशे का सिक्का भी जारी किया था सातवाहन शासकों ने। ऐसा माना जाता था कि जैसे वो रोम से आयात करते होंगे, मतलब, और फिर उसे ढालते होंगे सिक्कों के रूप में। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे ज्यादा मुद्रा के सिक्कों के साक्ष्य मौर्योत्तर काल से मिलते हैं पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में। ठीक है, खास करके तांबे के सिक्के के सर्वाधिक साक्ष्य, या शीशे का सिक्का हो या कुछ मिश्रित धातु का सिक्का हो, है ना, जो आम लेन देन में प्रचलन का द्योतक माना गया है। सभी सिक्कों पे आपको लेख मिलेंगे, शासकों की बारे में कुछ जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, तो सिक्का के दृष्टिकोण से भी इस काल का एक अपना महत्व माना जाता है ना। नोट करके लिख लें आप यहां पे। इस सातवाहनों ने तांबा, सीसा एवं पोटीन मिश्रित धातु है, ये पोटीन नामक धातु के सिक्के जारी किए। ऑब्जेक्टिव के मकसद से बताया केवल आपको यहाँ ये वाला इंफॉर्मेशन। खेती के बारे में इस काल में कुछ भी अलग से नहीं पढ़ रहे हैं हम। अंतर इतना है कि जैसे पहले राजकीय भूमि पर खेती होती थी, अभी राजकीय भूमि पर खेती के उस तरह के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। मतलब सब कुछ पहले जैसा ही है खेती का सिस्टम। कृषि के बारे में कुछ नई तरह की जानकारी नहीं है उसमें। लोहे का उपयोग हो ही रहा है, दासों का उपयोग किया ही जा रहा है, मजदूरों से खेती कराई जा रही है, सिंचाई, प्राकृतिक सुविधाएं राज्य के द्वारा प्रबंध किया जा रहा है। मतलब सब कुछ एज इट इज है सिस्टम। कुछ ऐसा नया बदलाव नहीं है जिसमें हम खेती का उल्लेख यहां करें। तो जब भी मौर्योत्तर युगीन इकोनॉमी की बात होती है तो शहर पहले, फिर व्यापार, फिर शिल्प। सिक्का भी शिल्प का ही एक पार्ट होता है। एग्जाम्पल आप देखोगे तो हमने तीनों से एग्जाम्पल लिए हैं। संगम काल से भी एग्जाम्पल उठाया, सातवाहन से भी उठाया, उत्तर भारत से भी उठाया इकोनॉमी का एग्जाम्पल। मेंस में संभावना कम है, वैसे एक बार पूछा भी जा चुका है संगम काल को लेकर के, बट संभावना कम रहती है। पीटी के मकसद से इसे आप ज्यादा ध्यान रखिएगा। लेकिन आप जरा समाज, मौर्योत्तरकालीन समाज, देखिए बुद्ध काल की तरह इस काल में भी, बुद्ध काल की तरह इस काल में भी वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था का आधार रही है। ठीक है, देखिए इसमें शुंग एवं सातवाहन शासकों को वर्णाश्रम व्यवस्था का रक्षक माना गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था का रक्षक माना गया है।
अगला पॉइंट लिखें, विदेशी राजवंशों को अधम क्षत्रिय के रूप में भारतीय वर्ण व्यवस्था में समाहित किए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, समाहित किए जाने का उल्लेख मिलता है। जैसे ये जो शक कुषाण वगैरह हैं, इनको भी क्षत्रिय माना गया, मनुस्मृति में माना गया है कि भाई ये सब अधम क्षत्रिय हैं जो इस तरह के लोग आ रहे हैं भारतीय समाज में, मतलब थोड़ा नीचे स्तर का क्षत्रिय, बट क्षत्रिय ही माना गया इन्हें। ठीक है, और मनु ये भी कहते हैं राजा कोई भी हो उसका सम्मान, चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, मतलब। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था पहले की तरह रही है। सातवाहनों और संघों को माना गया कि भाई वर्णाश्रम व्यवस्था के रक्षक, यानी इन सब क्षेत्रों में वर्ण व्यवस्था पहले की तरह ही प्रचलित, जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव सब एज इट इज। नई बात क्या देखते हैं हम, इनको भी भारतीय वर्ण व्यवस्था में समाहित। एक पॉइंट इसमें और लिख लें आप, अगला पॉइंट, संगम साहित्य से भी सुदूर दक्षिण में वर्ण व्यवस्था के प्रचलन के साक्ष्य ठीक है, यानी सुदूर दक्षिण में भी वर्ण व्यवस्था के प्रचलन का साक्ष्य, कॉमा देके लिखें आप, ब्राह्मणों के सम्मान का उल्लेख, साथ ही ब्राह्मणों के द्वारा मदिरा सेवन का भी उल्लेख। ठीक है, मदिरा सेवन का मतलब कहा गया कि सामान्यतः वो लोग शराब या मदिरा का सेवन सुदूर दक्षिण में, मतलब उत्तर में तो ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, बट संगम साहित्य में ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हम लोग आगे भी जो क्लासेस कंटिन्यू करेंगे उसमें सोसाइटी और फिर कला। ठीक है, 4 चैप्टर हैं आपके आर्य शर्मा में मौर्योत्तर काल पे। एक विदेशी आक्रमणकारियों पे चैप्टर है, एक संगम काल पे चैप्टर है, एक सातवाहन पे चैप्टर है, और एक इकोनॉमी पे चैप्टर है। चारों चैप्टर की समरी चल रही है ये। कला में कुछ वैल्यू एडिशन भी होगा, मतलब उससे बात नहीं बनेगी, बिल्कुल बात नहीं बनेगी उससे। तो अगले क्लास में हम लोग क्या क्या जिक्र करेंगे, और सोसाइटी कंप्लीट कराएंगे आपका ऐसे ही जैसे ओवरऑल समाज क्या रहा, फिर हम कला में आ जाएंगे, और फिर संगम साहित्य, कुछ और साहित्य की बात करेंगे, इस दौर के साहित्य के बारे में कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, आज मौर्योत्तर काल का एक समझो राजनीतिक सांस्कृतिक परिचय हुआ, राजवंशों के बारे में, इकोनॉमी के प्रमुख मुद्दों पे बात हुई है, सोसाइटी पे बात हमने शुरू कर दी है। कोई सवाल हो किसी के मन में तो पूछ सकते हो आप। हाँ, एक ऐसे जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, इसका उल्लेख मैं भी करूंगा। ठीक है, मैं ज्यादातर मैं सामंतवाद में इसका उल्लेख करता हूं मैं, कि भूमि दान का अभिलेखीय साक्ष्य, जैसे ब्राह्मणों को या धार्मिक कारणों से भूमि दान का अभिलेखीय साक्ष्य मौर्योत्तर काल से ही मिलता है, बट ये मैं सामंतवादी काल में बताऊंगा आपको। ठीक है, कोई सवाल ऐसा लग रहा है क्या, कोई है किसी के मन में सवाल अभी ऐसा कुछ हो? हाँ पूछे। क्या पता किया भी हो कण्वों पे आक्रमण, कुषाणों ने कण्वों पे आक्रमण किया या नहीं सवाल है। पहले तो इन सबको अंधकार युग माना जाता था,
क्योंकि जानकारी बहुत कम रही है, अभी भी बहुत कम जानकारी है, कर सकते हैं वो। चलिए फिर, ठीक है, थैंक यू।